नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। देश का सबसे लंबा और आधुनिक समुद्री पुल जिसका नाम अटल सेतु है, बनकर के तैयार हो गया है। अटल सेतु का उद्घाटन 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाला ये पुल देश का सबसे बड़ा समुद्री पुल है, जो 22 किलोमीटर तक लंबा है। इससे दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई की दूरी आसानी से तय हो जाएगी। इस पुल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके नीचे से दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज निकल सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी अटल सेतु मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि MTHL अटल सेतु का उद्घाटन 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। तो 12 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगी गाड़ियां और कल पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा उद्घाटन। 12 जनवरी को पीएम मोदी पुल का उद्घाटन करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और जिक्र अयोध्या का कर लेते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। समारोह के लिए बड़े बड़े चेहरों को निमंत्रण मिलना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में VHP के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार और अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया है। इस दौरान जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मैं परिवार के साथ अयोध्या धाम आऊंगा और समय के बारे में आपको बता दूंगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं तैयारियों को लेकर यूपी डीजी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की है। अयोध्या का जो कार्यक्रम है वो पूरे देश और विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और उसके लिए व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहे हैं। अयोध्या आने जाने वाले रोड को सुरक्षित किया जा रहा है, उसे एनक्रोचमेंट्स से मुक्त किया जा रहा है। नियमित अंतरालों के बाद से वहाँ पुलिस का प्रेजेंस, चाहे वो 112 की गाड़ियाँ हो, व्यक्तिगत रूप से फुट पेट्रोलिंग तथा जो हमारी ऑपरेशन त्रिनेत्र चल रही है उसको लेके CCTV की भी कवरेज कराई जा रही है। कार्यक्रम के दिन तथा उसके बाद आने वाले सभी दर्शनार्थियों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो, इसके लिए जो भी बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो सकती है वो मुहैया कराई जाएगी। कांग्रेस के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के न्योते को अस्वीकार करने के बाद से सियासत गर्मा गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी, तो वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि अयोध्या में कार्यक्रम किसी पार्टी का नहीं, भगवान राम का है। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तो देखिए 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, जिसे लेकर के कांग्रेस को भी न्योता दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया न्योते को, जिसके बाद सचिन पायलट का बयान सामने आया और इस पूरे मुद्दे को लेकर के राजनीति भी गर्म है। सचिन पायलट की तरफ से कहा जाता है कि कांग्रेस की तरफ से पहले ही कहा गया था कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के, राम मंदिर समारोह को लेकर के, प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के राजनीति की गई तो कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। व्यक्ति की आज़ादी है। जो निमंत्रण करने वाली संस्था है उन्होंने 3 लोगों को आमंत्रित किया था और
ये बात हमारे एआईसीसी के स्टेटमेंट से स्पष्ट है कि धर्म के नाम पर इस इशू को पॉलिटिसाइज अगर किया जा रहा है तो उसके पक्ष में हम लोग नहीं हैं। लेकिन हर व्यक्ति की आज़ादी है, उसकी आस्था किस भगवान में है, किस देवता में है, किस मंदिर में है, किस गुरुद्वारा में है, उसका व्यक्तिगत निर्णय है। कोई भी कभी जा सकता है, लेकिन हमें मानते हैं कि इस प्रकार के इशू को पॉलिटिसाइज करके उसका राजनीतिक लाभ लेना, उसको हम सब गलत मानते हैं। कभी भी हम कांग्रेस पार्टी नेताओं को हमारा पॉलिटिकल बीजेपी इवेंट को हम बुलाएंगे नहीं, वो आना चाहते भी आने नहीं देंगे हम। मगर जो अयोध्या में हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का इवेंट नहीं है, वो आरएसएस का इवेंट नहीं है, ये भगवान श्री राम का इवेंट है। लगभग 500 साल का संघर्ष का एक एंड करने का इवेंट है और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के द्वारा नियमित किया गया आदेश पर निर्माण हुआ मंदिर का इवेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ के लिए चादर भेंट की है, जिसको बीजेपी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने पीएम आवास से लिया और आगे अजमेर के लिए निकल पड़े। वहीं हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने जमाल सिद्दीकी से खास बातचीत की। इस खास बातचीत में जमाल की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब हैं। सर, आप 10वीं बार ये चादर लेके अजमेर शरीफ जा रहे हैं, इसका उद्देश्य? सर, आज देश भर के जो प्रमुख दरगाह हैं वहाँ के सूफी संतों को प्रधानमंत्री ने निमंत्रित किया था। वहाँ पर उनसे बहुत अच्छी गुफ्तगू भी हुई है, भारत के भविष्य के लिए वहाँ पे चर्चा भी हुई है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चादर दी है, ये कामना की है कि भारत विकसित भारत बने, हम भारतवासी पूरे विश्व को नेतृत्व करें, यहाँ पर भाईचारा हो, यहाँ पर एकता हो, यहाँ पर सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले। इस कामना के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फूल और चादर भेजे हैं। सर, आप निकल रहे हैं, कब तक वहाँ पहुँचेंगे? आज हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अभी यहाँ के बाद हम लोग हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जाएंगे, उसके बाद बख्तियार काकती रहमतुल्लाह की दरगाह जाएंगे, उसके बाद परसों 2 बजे हम लोग अजमेर शरीफ पहुँचेंगे और वहाँ पर चादर पेश करेंगे। आप देख सकते हैं तमाम चीज़ों को लेकर एक पूरी तरह से ऐतिहासिक और कहीं ना कहीं उस परंपरा को संजोते हुए खुद बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जो कि चादर अजमेर शरीफ लेके जाएंगे, जो उन्होंने प्रधानमंत्री से ली थी और अब कहीं ना कहीं वो नारा सत्य होता दिखता है जो बीजेपी विश्वास करती है और लगातार लगाती है, सबका साथ सबका विकास। कैमरामैन भूषण के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में सुरक्षा को लेकर के कुछ खास तैयारियां की गई है। इसको लेकर हमारे सहयोगी आनंद कुमार सिंह ने विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार से खास बातचीत की है, सुनिए। 22 जनवरी वो दिन होगा जब राम अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। उसको लेकर अभी तक कितनी तैयारियां हो चुकी हैं और कितनी बची हैं, इस मुद्दे पर हमसे बात करेंगे विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार जी। सर, तैयारियां कहां तक हो गई, कंप्लीट और कितनी रह गई हैं? अयोध्या ने दुल्हन के जैसा श्रृंगार किया है। आप जब अयोध्या का दृश्य देखेंगे तो ये वैसा ही होगा जैसा त्रेता युग में राम जी के लौटने पर हुआ था। भव्य मंदिर तैयार है, सड़कें चौड़ी हुई हैं, रेलवे स्टेशन बड़ा हुआ है, एयरपोर्ट फंक्शनल हुआ है और जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं उन्होंने भी अपने को सुंदर ढंग से सजाया हुआ है। सबका मन उत्साह और आनंद से भरा हुआ है। एक अद्भुत प्रतीक्षा है उन 4,500 संतों की जो देश के 150 से ज़्यादा मत पंथ संप्रदाय के हैं, अनुसूचित समाज के भी हैं, देश के सब जिलों के हैं, सिख जैन बौद्ध परंपराओं के हैं, भारत के सब क्षेत्रों के जो प्रमुखतम नाम हैं वह सब भी हैं। और इन सब की उपस्थिति में कैसा दिव्य वह समय होगा जब रामलला की 5 फुट से ऊंची मूर्ति के पट्टी आँखों से खोल करके हम सब की श्रद्धा उस मूर्ति में प्राण भर देगी। इस प्राण प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा 25 पीढ़ियों ने की है और इस प्रतीक्षा के अनुरूप ही यह कार्यक्रम होगा
और देश भर में, विश्व भर में 5 लाख से ज़्यादा मंदिरों में भी करोड़ों का समाज इकट्ठा होकर देखेगा। हमसे बात करने के लिए बेहद ही शुक्रिया सर। कैमरामैन भूषण के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 का दिन ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला को गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इसके लिए पूरे अयोध्या में तमाम तरह की तैयारियां चल रही है और प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां की जा रही है। सुरक्षा का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। रामलला से जुड़े एक ऐसे चेहरे से मिलवाते हैं जो आम लोगों के लिए अनजान तो है, लेकिन वो पीढ़ियों से रामलला की सेवा करते आ रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, अयोध्या और 22 जनवरी, इन 3 शब्दों से अयोध्या सहित समूचा भारत राममय है। रामलला अपने नवनिर्मित भवन में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला को उनके नवनिर्मित भवन में उनके नवनिर्मित विग्रह को प्राण प्रतिष्ठित करेंगे, जिसके लिए 16 जनवरी से अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु जो रामलला के लिए भोग लाए हैं, प्रसाद लाए हैं, उनका भोग लगेगा। रामलला की सेवा में जो राम भक्त प्रसाद लेकर आए हैं उनको अर्पित किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही साथ रामलला को पान का भी भोग लगाया जाएगा। या रामलला को प्रतिदिन पान का भोग लगता है, और कहाँ से लगता है, किस दुकान से लगता है, इस वक्त हम वहीं मौजूद हैं। हनुमानगढ़ी के पास ये दुकान है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दुकान पर हालांकि कोई नाम नहीं लिखा है, लेकिन एक जन है जो पान लगा रहे हैं, जो रामलला की सेवा में इनका परिवार पीढ़ियों से लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? विनय चौरसिया। कब से आप और आपका परिवार रामलला की सेवा में रत है? हमारा पुश्तैनी काम है रामलला की सेवा में। तो हम लोग 1900 मतलब पिताजी हमारे लगे थे, बाबा जी लगे थे, अब हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, कितने बजे रामलला का पान ले जाते हैं, और रामलला को पान का भोग किस टाइम लगता है, क्या आपको इसकी जानकारी है? जी, रामलला का भोग 12:30 बजे लगता हुआ है, और उसके पहले मुझे पहुंचाना रहता है। भोजन के बाद पान का प्रावधान है, इसलिए पान उसके बाद लगता है। अच्छा, राम मंदिर में प्रवेश, राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश उतना आसान नहीं है आम आदमी के लिए, तो क्या इसके लिए आपका कोई पास बनाया गया है? जी हाँ, हमारा वहाँ पास बना हुआ है। पहले से पास होना वही रिन्यूअल हो जाता है हर बार। अच्छा, आपने अभी कर्फ्यू की बात कही, तो कर्फ्यू 1992 में लगा था। उस दौर में क्या आपको जानकारी है कि आपके पिताजी या जो आपके बाबा ले जा रहे हों, वो कैसे पान को ले जाते थे रामलला से? हमारे बाबा जी पहले ले जाते तो दुकान वहीं पे थी, तो वहाँ पे जाने में आसानी होती थी। जब से वहाँ से हम लोग यहाँ चले आए हैं, तब से अब आसानी नहीं होती, तो इस वजह से हम लोग को पास बना दिया गया है। 92 जब कार से हुई थी तो उसके पहले भी पास बनता चला आ रहा था, तो वो भी पास अभी भी बन रहा है हमारा, और हमें जाने में असुविधा नहीं होती है। न्यूज़ इंडिया के लिए अंशुमान तिवारी, अयोध्या। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और जिक्र उत्तराखंड का कर लेते हैं। देहरादून में इस बार विकसित उत्तराखंड थीम पर झांकी निकाली जा रही है। इस बार लाल किले पर उत्तराखंड की झांकी का प्रदर्शन होगा। झांकी में लखपति दीदी, रोपवे, होम स्टे का प्रदर्शन किया जाएगा। झांकी में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को भी दिखाया जाएगा। उत्तराखंड के पारंपरिक अनाज भी झांकी में शामिल किए जाएंगे। तो हर साल लाल किले पर 16 राज्यों की झांकियों का प्रदर्शन होगा, और तो इस बार उत्तराखंड की तरफ से भी झांकी पेश की जाएगी। भारत दौरे पर आए चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री फ्याला ने आज जयपुर के निम्स यूनिवर्सिटी का दौरा किया। निम्स पहुंचने पर पीएम फ्याला का निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और चांसलर डॉक्टर BS तोमर ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री पेट्रो फ्याला ने निम्स के अलग अलग विभागों का दौरा किया और मेडिकल के क्षेत्र में हो रही रिसर्च और इनोवेशन के बारे में जानकारी भी ली। पीएम फ्याला निम्स में हो रहे रिसर्च और इनोवेशन को देखकर बेहद प्रभावित हुए और उनकी सराहना भी की गई। निम्स की तरफ से पीएम फ्याला को डायरेक्ट की उपाधि भी दी गई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस दौरे में पीएम फ्याला के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा, जिसमें निम्स और चेक रिपब्लिक के बीच मेडिकल रिसर्च, AI, रोबोटिक और साइबरनेटिक्स को लेकर के MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। पीएम फ्याला ने निम्स कैंपस के पेट्रा फ्याला ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च इनोवेशन का भी शिलान्यास किया।
फियाला और निम्स के चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर ने चेक रिपब्लिक के साथ मेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग को और मजबूत करने को लेकर के जोर दिया। और ये 4 अलग अलग तस्वीरें जब आज Your Excellency, it is an honor to have you amidst us today. Your presence here reflects the importance you place on education and the remarkable strides the Czech Republic has made in this field. As Chancellor of the NIMS University, I stand here before you, humble and proud to represent an institution dedicated to excellence in education and research. In this short span of time, I would like to take a moment of highlight the remarkable achievement of NIMS University and the shared value that unite us with the Czech Republic. Our university nestles amidst the vibrant culture and heritage of Rajasthan, stands tall as a beacon of knowledge and innovation. NIMS University has become a center of excellence, offering a diverse range of programs that cater to both national and international students. NIMS University takes immense pride in its diverse community of students and faculty members who come from various corners of the world. Our institution has always believed in creating a global learning environment that encourages cross-cultural exchange and cooperation. Your Excellency, your visit further validates our efforts in this direction. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आपके साथ राजनीति की है। कांग्रेस का मतलब है वोट डालो और राज करो। कांग्रेस राजनीति में वोट कैसे आता है, इसके अलावा कभी कुछ सोच ही नहीं। और वे राजनीति करते हैं और हम पीएम मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र नीति करते हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि कांग्रेस ने और यूपीए ने तो आपके साथ हमेशा राजनीति की। They always played politics with you. उन्होंने पॉलिटिकल गेम खेलने के सिवाय कुछ नहीं किया। आज जो वागे साहब अपने भाषण में अंतिम समय में अंतिम वाक्यों में जो कह रहे थे, वो क्या है? कांग्रेस पार्टी का मतलब डिवाइड एंड रूल, डिवीजन, वोट एंड पॉलिटिक्स, ओनली पॉलिटिक्स। उनके लिए कोई मतलब नहीं है सिवाय राजनीति में वोट कैसे आता है, इसके सिवाय उन्होंने कभी कुछ सोचा नहीं। दे नेवर थॉट बियॉन्ड वोट, दे नेवर थॉट बियॉन्ड पॉलिटिक्स। लेकिन वो राजनीति करते हैं और हम मोदी जी के नेतृत्व में और उनके नेतृत्व के कारण हम राष्ट्र नीति करते हैं। और मैं बार मध्य प्रदेश के सतना से बड़ी खबर, तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के सतना से, जहां पर मिट्टी धंसने से 20 फीट नीचे दबे मजदूर। सिविल लाइन कार्य के दौरान धंसी मिट्टी। तो मध्य प्रदेश के सतना से बड़ी खबर, मिट्टी धंसने से 20 फीट नीचे दबे मजदूर। सिविल लाइन कार्य के दौरान मिट्टी धंसी और ऐसे में 20 मजदूर नीचे फंसे। तो मध्य प्रदेश के सतना से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मिट्टी धंसने की वजह से 20 मजदूर फंसे हैं। तो देखिए सिविल लाइन कार्य के दौरान मिट्टी धंसी है, ये जानकारी मिल पा रही है। ऐसे में मजदूर नीचे फंसे हैं, 20 फीट नीचे दबे मजदूर। मध्य प्रदेश के सतना से बड़ी खबर, मिट्टी धंसने से 20 फीट नीचे मजदूर दबे हैं।
जानकारी मिल पा रही है कि 20 फीट नीचे मजदूर धंसे हैं। सतना में सीवर लाइन प्रोजेक्ट के गड्ढे में एक मजदूर गिर गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।